दोस्तों, पूनम की शादी को अभी केवल 3 ही महीने हुए थे। वह सावन के महीने में अपने मायके आई हुई थी। 9 अगस्त को रक्षाबंधन पर अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे वापस ससुराल जाना था। 2 अगस्त को जब वह घर के कामकाज में अपनी मां का हाथ बटा रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वह काम छोड़कर कमरे में जाती है और मेज पर रखे अपने मोबाइल को उठाती है तो देखती है कि फ़ोन उसके पति राजेश का था। उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया तो उधर से आवाज़ आती है, पूनम तुम गोपालगंज आ जाओ, मैं तुम्हें बाबा सिद्धपीठ का मेला दिखा कर लाऊंगा। पूनम ने बहाना बनाकर टालने की कोशिश की तो राजेश बोला, देखो पूनम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और जगह का नाम बताकर राजेश फ़ोन काट देता है। पूनम को राजेश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि शादी के बाद इन 3 महीनों में वह राजेश को इतना तो जान ही गई थी कि राजेश उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन वह उसका पति था और जिद भी कर रहा था, तो इसीलिए जाना भी उसकी मजबूरी थी। पूनम यह बात अपनी मां को बताती है और छोटी बहन सरिता को लेकर गोपालगंज चली जाती है। दोस्तों, पूरा दिन निकल गया और शाम भी होने लगी थी, लेकिन पूनम और सरिता वापस घर नहीं लौटी तो उसकी मां को चिंता सताने लगी। मां ने यह बात अपने पति भजनलाल को बताई तो उन्होंने दोनों की खोजबीन शुरू कर दी। पूजा की ससुराल में फ़ोन करके पता किया तो वे दोनों वहां पर भी नहीं पहुंची थी और राजेश भी घर पर नहीं था। आखिर पूनम और सरिता कहां गायब हो गई? कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं होगी? आखिर क्या है ये पूरी कहानी? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कहानी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बदायूं जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत केशवपुर गांव में भजनलाल का परिवार रहता था, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 2 बेटे थे। जब 2 दिनों तक खोजबीन के बाद भी दोनों बेटियों का कहीं अता पता नहीं लगा तो भजनलाल ने थाने में जाकर राजेश के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस जब राजेश के घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने राजेश के फ़ोन को सर्विलांस पर लगा दिया। 8 अगस्त को पुलिस को राजेश के धोला घाट पुल पर होने की सूचना मिलती है। इसके बाद पुलिस वहां पर जाती है और राजेश को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। पुलिस ने जब राजेश से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने ही पूनम और सरिता की गला घोंटकर हत्या कर दी है और दोनों की लाशें उसके मामा के गांव ढबका में उसके ही खेत में पड़ी हुई हैं। गोपालगंज और ढबका के बीच की दूरी करीब 40 किलोमीटर थी। अब पुलिस राजेश को साथ लेकर ढबका गांव में उसके मामा के खेत में पहुंचती है और खोजबीन करती है तो पूनम और सरिता की सड़ी गली लाशें वहां मिल जाती हैं। इसके बाद पुलिस प्राथमिक कार्रवाई के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वापस राजेश को साथ लेकर थाने आ जाती है। पुलिस की पूछताछ में राजेश ने हत्या के पीछे की जो वजह बताई वह नाजायज रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी है, जिसमें उसका शिकार बनी पूनम और सरिता। दोस्तों, राजेश की ननिहाल ढबका गांव में है। उसके मामा की 3 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी अनीता करीब 18 साल की है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। राजेश का अक्सर अपने मामा के यहाँ आना जाना लगा रहता था। अनीता के साथ राजेश की खूब पटती थी। जब दोनों जवान हुए तो अनीता की खूबसूरती राजेश को अपनी तरफ आकर्षित करने लगी, लेकिन रिश्ता भाई बहन का था तो राजेश ने कोशिश की कि वह रिश्ते की मर्यादा को ना तोड़े, लेकिन उसका अपने दिल पर वश नहीं चला। उसको लगने लगा था कि वह अनीता को चाहने लगा है और वह उसके बिना नहीं रह सकता। एक दिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद राजेश ने फैसला किया कि वह अनीता से अपने प्यार का इजहार जरूर करेगा। उधर ज़्यादातर साथ रहने के कारण कहीं न कहीं अनीता भी राजेश की तरफ आकर्षित हो रही थी। दोस्तों, एक दिन जब अनीता अपने कमरे में लेटी हुई थी तो राजेश उसके कमरे में जाता है। वह आज मन में ठान कर आया था कि वह आज अपने दिल की बात अनीता से जरूर कहेगा। वह अनीता के पास बैठता है और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहता है कि अनीता,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ। अनीता बोली, अच्छा ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम कहने से इतना घबरा रहे हो? तब राजेश बोला, अनीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे इस प्यार को स्वीकार करोगी? तब अनीता एकाएक चौंक कर बोली, हम दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है, अगर लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? तब राजेश बोला, मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर अनीता बोली, ठीक है, अगर तुम जिद कर रहे हो तो मैं सोच कर तुम्हें बताऊंगी। ऐसा सुनकर राजेश बोला कि ठीक है, मैं कल बरेली जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तब तक तुम आराम से सोच लेना और कोशिश करना कि फैसला मेरे हक में हो। ऐसा कहकर राजेश उसके कमरे से बाहर आ जाता है। अनीता को आज नींद नहीं आ रही थी, वह बार बार राजेश की उन बातों को सोच रही थी और सोच रही थी कि आखिर जब राजेश ने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया है तो उसे भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जीवन में सच्चा प्यार बार बार नहीं मिलता। काफी सोच विचार के बाद आखिर अनीता ने फैसला कर ही लिया कि वह राजेश के प्यार को नहीं ठुकराएगी। अगले दिन सुबह अनीता बेसब्री से राजेश के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। रात को लगभग 10 बजे राजेश वापस लौटता है और घर वालों से मिलकर अनीता के कमरे में पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या फैसला किया तुमने? अनीता खिलखिलाकर हंस पड़ती है और बोलती है कि मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। यह सुनकर राजेश खुशी से झूम उठता है और अनीता को अपनी बाहों में भर लेता है। अनीता खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब उस दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों साथ साथ फिल्में देखने और घूमने जाने लगते हैं। बहरहाल उन दोनों के रिश्ते के बीच में यह जो खिचड़ी पक रही थी उसकी खुशबू धीरे धीरे बाहर जाने लगी और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। और एक दिन यह खबर उनके घर वालों तक भी पहुंच जाती है और सच्चाई का पता लगते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच जाता है। परिवार के लोग एक साथ बैठकर उन दोनों को समझाते हैं, लेकिन उन पर इस बात का कोई असर नहीं होता। हालांकि घर वालों के सामने दोनों उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कभी न मिलने का वादा करते हैं। कुछ दिनों तक तो दोनों ने इस वादे को निभाया भी, लेकिन इसके बाद वे दोनों फिर से मिलने लगते हैं। ऐसे में राजेश के पिता ने उसकी शादी करा देने का फैसला किया और शादी भी ऐसी कि चट मंगनी और पट बियाह। उसी दौरान गांव के ही एक परिचित ने उन्हें केशोपुर के रहने वाले भजनलाल की बेटी पूनम के बारे में बताया। पूनम 12वीं कक्षा की छात्रा थी और बहुत ही सरल व शांत स्वभाव की लड़की थी। भजनलाल को भी अपनी बेटी पूनम के विवाह की चिंता सता रही थी, इसलिए जब पूनम के लिए राजेश का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। सब कुछ इतनी जल्दी तय हुआ कि भजनलाल को वक्त ही नहीं मिला कि वह राजेश और उसके परिवार वालों के बारे में कुछ पता कर सके। रिश्ता तय होने के बाद इसी साल 15 मई को पूनम और राजेश का विवाह हो जाता है। अब पूनम मायके से अपने ससुराल आ जाती है, लेकिन राजेश को पूनम में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उस पर तो अनीता की दीवानगी का भूत सवार था, वह उससे अलग नहीं होना चाहता था। राजेश पूनम को अपने दिल में जगह नहीं देना चाहता था, इसीलिए वह उससे बेरुखी से पेश आने लगा। वह बात बात पर उस पर चिल्ला पड़ता, उससे उल्टा सीधा बोलता। राजेश की इन हरकतों से पूनम को समझ आ गया था कि राजेश उसे पसंद नहीं करता, जरूर किसी दबाव में आकर उसने मुझसे शादी की है। वहीं दूसरी तरफ राजेश जब अनीता से मिलता है तो अनीता गुस्से में बोलती है कि तुमने तो हमेशा मेरा रहने का वादा किया था, तुम अपना वादा कैसे भूल गए? इस पर राजेश ने कहा कि मैं अपना वादा नहीं भूला हूं, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। लेकिन जब अनीता ने पूनम को अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो राजेश ने कहा कि मैं उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दूंगा। इसके बाद राजेश ने पूनम की हत्या की साजिश रचनी शुरू की। सावन में जब पूनम अपने मायके जाती है तो राजेश अपनी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लेता है। 2 अगस्त को राजेश पूनम को फोन करता है और कहता है कि वह गोपालगंज आ जाए, वह उसे बाबा सिद्धपीठ का मेला दिखाने साथ लेके जाएगा। पूनम ने पहले तो मना किया, लेकिन राजेश नहीं माना और जिद करने लगा तो वह भी मना नहीं कर पाई। पूनम को राजेश पर भरोसा तो पहले से ही नहीं था,
इसलिए वह मां को बताकर और छोटी बहन को साथ लेकर गोपालगंज चली जाती है, जहां पर राजेश पहले से ही दहेज में मिली बाइक लेकर उसका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अब राजेश पूनम और सरिता को बाइक पर बैठाकर मेला दिखाने ले जाता है। जब शाम होने लगी तो राजेश उन दोनों को साथ लेकर गोपालगंज से 40 किलोमीटर दूर ढबका गांव की तरफ चल देता है। जब पूनम ने पूछा कि कहां जा रहे हो, तो राजेश बोला कि मामा के यहाँ थोड़ा सा काम है, इसी बहाने तुम भी घर वालों से मिल लेना। यह सुनकर पूनम भी चुप हो जाती है। राजेश अपने मामा के गन्ने के खेत पर बाइक रोकता है और पूनम को खेत दिखाने के बहाने साथ लेकर खेत के अंदर चला जाता है। पूनम ने उस समय सलवार कुर्ता पहना था और दुपट्टा गले में लटका रखा था। खेत में अंदर जाकर राजेश उसी दुपट्टे से पूनम की गला घोंटकर हत्या कर देता है। इसके बाद राजेश खेत से निकलता है और बाहर आकर सरिता से कहता है कि पूनम गिर गई है, उसके पैर में मोच आ गई है। यह सुनकर सरिता भी उसके साथ खेत में अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही राजेश पीछे से सरिता की भी दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर देता है। दोस्तों, सरिता की हत्या करना राजेश की मजबूरी थी, क्योंकि अगर वह उसे नहीं मारता तो वह घर पर सब कुछ बता देती, इसीलिए सरिता बेवजह मारी गई। दोस्तों, दोनों लाशों को खेत में ही छोड़कर राजेश अपने मामा के घर आ जाता है और अनीता से पूनम और सरिता की हत्या की बात बताता है। उसके बाद देर रात वह अपने घर आ जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके ससुर को पता है कि पूनम और सरिता उसके साथ गई थी और वह उसके और उनके बारे में पूछ रहे थे। यह सुनकर राजेश अपने पकड़े जाने के डर से फरार हो जाता है, लेकिन राजेश के गुनाह उसका पीछा नहीं छोड़ते और आखिरकार वह पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है। पुलिस धारा 302 और 201 के तहत उसे अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।